हेलो फ्रेंड्स, इस क्विक रिवीजन की सीरीज में नेक्स्ट हम लोग आज पढ़ेंगे एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं एसन रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग इसको 3 प्रकार में कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तीन भाग में इसको अगर हम लोग कैरेक्टराइज किया जाए तो 3 भाग में इसको बांटा जाएगा। तो जो पहला होता है वो होता है SN1 रिएक्शन या इसको मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। SN1 रिएक्शन और SN1 मैकेनिज्म। SN2 रिएक्शन और तीसरा होता है SNI रिएक्शन। अगर SN1 रिएक्शन का हम लोग जिसमें कि 3 वर्ड्स यूज किए गए S, N और 1, तीनों को अगर मीनिंग देखा जाए, 1 मीन्स होता है यहाँ पे SN1 में यूनिमॉलिक्यूलर, S मीन्स होता है सब्स्टिट्यूशन, और N मीन्स होता है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर SN2 का देखा जाए, 2 मीन्स बाई मालिक्यूलर, मीन्स 2 मालिक्यूल जो होते हैं इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इन रेड डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें 2 मालिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। S मीन्स हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन और N मीन्स हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक। और थर्ड हम अगर SNI रिएक्शन देखें, I मीन्स हो जाएगा इंटरनल, S मीन्स हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन और N मीन्स हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं जो एलिफैटिक कंपाउंड्स में एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्शन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है SN1 रिएक्शन, दूसरा होता है SNI रिएक्शन और तीसरा होता है SN2 रिएक्शन और थर्ड होता है SNI रिएक्शन। SN1 में जो होता है 1 मीन्स होता है यूनिमॉलिक्यूलर, मीन्स ओनली केवल ओनली 1 सबस्ट्रेट और मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसलिए ये जो 1 मीन्स होता है यूनिमॉलिक्यूलर। S मीन्स होता है सब्स्टिट्यूशन एंड N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पे 2 SN2 में देख सकते हैं, मीन्स यहाँ पे 2 मीन्स बाई मालिक्यूल, मतलब जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें 2 मालिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। इस अगर हम लोग जब इसका डिटेल पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम लोग को क्लियरली चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन और मैकेनिज्म को देखा जाता है। यहाँ पे है कि इसमें क्या क्या होता है।
तो जो SN1 रिएक्शन होता है, जैसे हम लोग फुल फॉर्म तो देख सके हैं। 1 मीन्स होता है यहाँ पे जो 1 मीन्स होता है यूनिमॉलिक्यूलर, N मीन्स होता है न्यूक्लियोफिलिक, S मीन्स होता है सब्स्टिट्यूशन। तो अब इसके जो इस रिएक्शन SN1 रिएक्शन के जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लोग पॉइंट वाइज देखा जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं कि पहले ये इसका फुल फॉर्म दे सकते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है SN1 का। और ये जो रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है। 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। जो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप फर्स्ट जो होता है इसमें है, स्टेप फर्स्ट में जो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, या बोल सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ CX बॉन्ड, कार्बन और हैलाइड बॉन्ड। और जो सेकेंड स्टेप होता है इसमें, इसके स्टेप में होता है सेकेंड स्टेप जो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बना होता है, उस बनता है उस तो सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का उस कार्बोकेटाइन पे अटैक होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन। तो इस बात देख सकते हैं कि जो SN1 रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन या डिसोसिएशन ऑफ CX बॉन्ड होता है, और जो सेकंड स्टेप होता है वहाँ सेकंड स्टेप में देख सकते हैं तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है ऑन द कार्बोकेटाइन। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है SN1 रिएक्शन में, जो इंटरमीडिएट बनता है वो हमारा कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं ये, या स्पीसीज होते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या फिर बोल सकते हैं कि इनके पास जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। तो कार्बोकेटाइन को दो या तो कार्बोकेटाइन का बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, या फिर ये जो कार्बन होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होते हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाएगा, या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए इसमें, तो चूँकि जो इंटरमीडिएट बनता है इसमें है वो एक कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए जो अटैकिंग ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल्स लिए जाते हैं। SN1 रिएक्शन में वीक न्यूक्लियोफाइल लिए जाते हैं। समटाइम्स जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं वही जो होते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। अगर किसी रिएक्शन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह, सॉल्वेंट की तरह भी काम कर रहे हैं और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग सॉल्वेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग हैं SN1 रिएक्शन में जो सॉल्वेंट लिया जाता है
याद रखेंगे इस चीज़ को, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। इसमें जो सॉल्वेंट लिया जाता है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मीन्स कि वे सॉल्वेंट जो पोलर भी हो और प्रोटॉन भी दे सके उसको, तो उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं H2O, मीथेनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड को हम एज ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पे? SN1 रिएक्शन में। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में, कि SN1 रिएक्शन में किस प्रकार का सॉल्वेंट लिया जाता है, तो उसमें जो सॉल्वेंट लेते हैं वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसमें जो लीविंग ग्रुप होते हैं, इसमें जो लीविंग ग्रुप होता है, अगर हैलाइड से लिया जाए तो आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड होता है। ये जो तो आयोडाइड जो होता है बेटर लिविंग ग्रुप होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, अगर सबस्ट्रेट की बात करें हम लोग, सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी की बात की जाए, अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए SN1 रिएक्शन में, तो जो ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो बेंजाइलिक हाइलाइड होता है, फिर उसके बाद एलाइलिक हैलाइड होता है, फिर उसके बाद थ्री डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और सबसे जो कम रिएक्टिविटी होती है वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की होती है। वन डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी जो होती है वो सबसे पुअर होती है। तो जो सबस्ट्रेट की जो रिएक्टिविटी होती है, जो सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी होती है वो एक चीज़ पे डिपेंड करती है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है ये। मीन्स कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल बनेगा, कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा, SN1 रिएक्शन उतना फास्ट होगा। इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो भी कार्बोकेटाइन बनेगा, जो SN1 रिएक्शन की जो रेट देखा जाता है कि इसमें फास्ट होगा इसमें स्लो होगा, तो वो कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करता है कि अगर कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, SN1 रिएक्शन उतना ज़्यादा फास्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन का एक ऑर्डर अगर हमको मिल जाए, तो कोई भी रिएक्शन होगा उसकी रिएक्टिव उसकी जो रेट है SN1 रिएक्शन का, उसको हम लोग बहुत इजीली बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का एक ऑर्डर बनाया जाए, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, उसके बाद आ जाएगा एलाइलिक कार्बोकेटाइन, फिर उसके बाद आ जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटाइन,
फिर उसके बाद आ जाएगा 1 डिग्री का कार्बोकेटायन, फिर उसके बाद 0 डिग्री कार्बोकेटायन आ जाएगा। अगर 0 डिग्री कार्बोकेटायन को यहाँ न बना के यहाँ पे बना के और भी अगर ऑर्डर देखा जाए, 0 डिग्री कार्बोकेटायन की रिएक्टिविटी सबसे पुअर हो जाएगी, इससे पुअर हो जाएगा विनाइलिक कार्बोकेटायन जो होते हैं उसकी रिएक्टिविटी और पुअर होती है। फिर उसके बाद आ जाएगा जितने ब्रिज हेड कार्बोकेटायंस बनते हैं वो SN1 रिएक्शन नहीं शो करते हैं। अगर कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, ये जो होता है SN1 रिएक्शन, इसमें बहुत हार्ड और टफ होता है, ये SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं, इनको बोलते हैं ब्रिज कार्बोकेटायन, ब्रिज कार्बोकेटायन। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, अगर हमको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता चल जाए कि या पता चल जाए कि कौन सा कार्बोकेटायन कितना ज़्यादा स्टेबल है, तो हम बता सकते हैं कि SN1 रिएक्शन उसमें कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा। अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात की जाए, कार्बोकेटायन के अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए, कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। SN1 रिएक्शन, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि उसको अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 फैक्टर जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो होता है प्लस आई इफेक्ट या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, और दूसरा फैक्टर जो होता है वो हाइपर कंजुगेशन होता है। हाइपर कंजुगेशन, यही 2 फैक्टर जो होते हैं वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और हाइपर कंजुगेशन को एक और नाम से जाना जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें है जो SN1 रिएक्शन होता है। कुछ पॉइंट पहले हम यहाँ पे SN1 रिएक्शन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे हम लोग पढ़े हैं कि जो SN1 रिएक्शन है, जैसे हम अभी भी प्रीवियसली बताए हैं, जो SN1 रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। जो स्टेप फर्स्ट होता है, स्टेप फर्स्ट जो होता है वो होता है, इसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सपोज हम यहाँ पे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं, अगर यहाँ पे CH3 लेते हैं, यहाँ H लेते हैं और यहाँ C2H5 लेते हैं, तो ये जो हो जाएगा एक कायरल कार्बन हो जाएगा। अगर फर्स्ट स्टेप इसका देखा जाए, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसका डिसोसिएशन होगा। जो बॉन्ड डिसोसिएशन होता है यहाँ पे, इस बॉन्ड डिसोसिएशन जो होता है बहुत स्लो प्रोसेस होती है, क्योंकि इसको एनर्जी बाहर से देना पड़ता है, इसलिए ये जो प्रोसेस होती है वो स्लो होती है। इसलिए जो स्लो होती है, तो ये जो होता है फर्स्ट स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, या फिर RDS स्टेप इसका SN1 रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन या आयोनाइजेशन ऑफ हैलाइड इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन SN1 रिएक्शन।
तो यहाँ पे जो बनेगा वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो जो हैलाइड जब निकलेगा तो यहाँ से रेड निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव और एक्स पे नेगेटिव चार्ज आएगा। CH2 CH3 ये एक इंटरमीडिएट बन जाता है। ये कार्बोकेटाइन जो होता है इसका संकरण जो होता है या हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका शेप जो हो जाएगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल एक प्लेन में पाए जाते हैं और x नेगेटिव बन जाएगा। एक्चुअली ये जो स्टेप होता है वो सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है, तो जो x नेगेटिव होता बनता है यहाँ पे है वो अगेन इससे अटैच ना हो जाए, इसलिए जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है इसको क्या करता है पूरी तरफ से चारों तरफ से घेर लेता है, केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इससे ये होता है कि इसी को बोलते हैं सॉल्वेशन ऑफ लीविंग ग्रुप। इससे ये होता है कि जो हमारा लीविंग ग्रुप होता है वो फर्दर फिर कार्बोकेटाइन से अटैच नहीं होता है, ये से सॉल्वेट हो जाता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के द्वारा। तो ये जो होता है अवेलेबल नहीं होता फॉर फर्दर अटैक के लिए, कार्बोकेटाइन पे फर्दर अटैक के लिए। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट ये बना इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। और ये जो 3 डिग्री है, ये जो कार्बोकेटाइन वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इसलिए ये जो होता है हाईली स्टेबल होता है। देखिए जो इस स्टेप में जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं वहीं पे बताते चल रहे हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप सेकंड में अगर हम लोग चला जाए, स्टेप सेकंड देखा जाए, सेकंड स्टेप में होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे। तो एक चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा कार्बोकेटाइन बनता है जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यहाँ पे मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल जो हम लिए हैं वो H2O मॉलिक्यूल लिए हैं। H2O में जो ऑक्सीजन होता है उसका लोन पेयर होता है, लोन पेयर जो तो H2O मॉलिक्यूल भी जो होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो होता है बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। अब यहाँ पे जो होता है जो इंटरमीडिएट होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वह फ्रंट साइड से अटैक भी कर सकता है और इसका बैक साइड अटैक भी हो सकता है। इसलिए HN1 रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं। एक तो एक जो जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकला है अगर उसी साइड में लग जाता है, अगर लिविंग ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, अगर इसी साइड से न्यूक्लियोफाइल लग जाए, इसी साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल लग जाए तो उसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर बैक साइड अटैक होता है तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं, जैसा हम लोग आगे देख सकते हैं। अगर देखा जाए, अगर सेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर लिविंग ग्रुप एट द पोजीशन ऑफ, अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैच किया जाए लिविंग ग्रुप की पोजीशन पे, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसको बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मीन्स सबस्ट्रेट का जो कॉन्फ़िगरेशन था वही कॉन्फ़िगरेशन जो होगा प्रोडक्ट का भी है। और जो नेक्स्ट बनेगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन।
तो कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया चेंज हो गया इसका, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे रिटेंशन और जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है, इन दोनों प्रोडक्ट के मिक्सचर को जो हम लोग बोलते हैं, मान लो इसको मान लेते हैं ए और इसको बी मान लेते हैं, ए प्लस बी के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। अगर इसका आर एस नॉमेनक्लेचर किया जाए तो ये हो जाएगा फर्स्ट, इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे और इसको थर्ड प्रायोरिटी और इसको फोर्थ प्रायोरिटी देंगे। अगर ये इसको अगर देखा जाए तो ये जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये जो हो जाएगा आर हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ, रोटेट कराएंगे तो ये जो रोटेशन हो जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसलिए इसका जो नॉमेनक्लेचर हो जाएगा वो एस हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा। तो जब आर और एस दोनों मिक्सचर मिलते हमको हैं, उसी को बोला जाता है, उस मिक्सचर को बोला जाता है रेसमिक मिक्सचर, और इस प्रोसेस को बोला जाता है रेसिमाइजेशन। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो SN1 रिएक्शन होता है उसमें जो होता है रेसमिक मिक्सचर हमको मिलता है। तो ये जो पूरी मैकेनिज्म थी वो SN1 रिएक्शन की थी, जो कि 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। जो इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे वो कार्बोकेटायन बनता है, और ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन तो हाईली स्टेबल होता है। और जो कार्बोकेटायन का जो अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है तो sp2 हो जाएगा, और इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो ट्राइगोनल प्लानर हो जाएगा। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल या तो फ्रंट साइड अटैक करता है, या तो इसका अटैक जो होता है वो बैक साइड अटैक होता है इसका है। अगर फ्रंट साइड अटैक होगा तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर बैक साइड अटैक होगा तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमाइजेशन बोला जाता है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट SN1 रिएक्शन में काफ़ी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में वो कई बार पूछे भी जाते हैं। अगर हम लोग सबस्ट्रेट के रिएक्टिविटी के ऑर्डर को की बात की जाए SN1 रिएक्शन में, इस चीज़ को हम लोग प्रीवियसली देख चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं इस रिएक्शन में जो होता है इन्वर्जन होता है और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है। अगर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर हम लोग इसको डिस्कस करें हम लोग देख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका होता है कि जैसा हमने लोगों ने अभी ऊपर वाले स्लाइड में देखा है कि जो SN1 रिएक्शन होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में बहुत स्लो होता है। अगर SN1 रिएक्शन में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ मीन्स अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ अगर हम लोग एक कैटलिस्ट ले लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे सिल्वर आयन या फिर लेड आयन ले लेते हैं तो ये रिएक्शन जो होता है SN1 रिएक्शन एक्चुअली 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में SN1 रिएक्शन जो होता है बहुत स्लो होता है, या फिर बोल सकते हैं कि नहीं होता है या बहुत रेयर होता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक कैटलिस्ट ले लें, या तो सिल्वर आयन ले लें या फिर लेड आयन ले लिया जाए, तो ये रिएक्शन जो होता है बहुत फास्ट हो जाता है SN1 रिएक्शन। तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 रिएक्शन के थ्रू जा सकती है। एक्चुअली जब अगर एल्किल हैलाइड सपोज मिथाइल क्लोराइड अगर हम ले लिए हैं, अगर
सिल्वर आयन ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सिल्वर की एफिनिटी जो होती है क्लोराइड आयन से बहुत स्ट्रांग होती है। क्लोराइड आयन पे लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपना इजीली लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यहाँ पे जो होता है CH3 पॉजिटिव बहुत ईजिली बन जाता है, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। तो अगर कोई भी यहाँ पे अगर कार्बोकेटायन अगर ये बन जाएगा तो किसी भी अगर वीक बेस से अगर इसका रिएक्शन करा दिया जाएगा तो हमको जो हो जाएगा मिथेनॉल यहाँ पे ऑब्टेंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर SN1 रिएक्शन में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से अगर हमको SN1 रिएक्शन कराना है तो वहाँ पे अगर ये कैटलिस्ट ले लिया जाता है तो ये रिएक्शन जो होता है बहुत फास्ट हो जाता है। अगर SN1 रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल की बात किया जाए तो हम लोग देख सकते हैं कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो अगर SN1 रिएक्शन में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा। अगर यहाँ पे अगर SN1 रिएक्शन में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सपोज मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये इसका वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे जो हम लेते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं जो कि अपवर्ड इंक्रीज होती है। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है सबस्ट्रेट की वो 0 होती है। और जो एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं या रिएक्शन कोऑर्डिनेट लेते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग सबस्ट्रेट की बात किया जाए, अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम इसको ऐसे ऐसे मोड़ दिया जाए ये थोड़ा अच्छा दिखेगा जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। तो यहाँ पे हम लोग जो होता है रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट लेते हैं, यहाँ हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं और जो फाइनली बनता हमको है वो प्रोडक्ट बनता है। सपोज जो यहाँ पे रिएक्टेंट लिया गया है वो हम लिए हैं CH3HET लिए हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो यहाँ से अगर एक्स एक्सिस को और थोड़ा बढ़ाया जाए, अगर एक्स एक्सिस को थोड़ा और बढ़ाया जाए तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इसका होता है वो ये पॉइंट जो होता है वो इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है ये। तो यहाँ से यहाँ जो होता है वो इसका देख सकते हैं, ये जो होता है इसका ये रिएक्टेंट है। तो ये जो इसका हो जाएगा वो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा फर्स्ट स्टेप का। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है मीन डिसोसिएशन जब एल्किल हैलाइड होता है वहाँ पे एनर्जी हमको ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए इसको जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो जो यहाँ पे जो होता है
डिसोसिएशन ऑफ लिविंग ग्रुप होता है। डिसोसिएशन ऑफ लिविंग ग्रुप, और इस पॉइंट से जो बनता हमको है वो कार्बोकेटाइन बनता है इस पॉइंट पे। यहाँ जो बनेगा कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन बनने के बाद जब हम न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं तो ये यहाँ इस पॉइंट जो होता है हमारा कार्बोकेटाइन के कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में एक बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। सपोज यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल को ऐड किए हैं तो यहाँ पे बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं जो ये जो फर्स्ट हम्प है, इसमें देख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन सेकेंड स्टेप में अगर देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। बहुत ही मतलब मीन्स कार्बोकेटाइन बनने के बाद जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो जो होता है बहुत फास्ट होता है, इसलिए जो एक्टिवेशन एनर्जी इसकी कम होती है, इसीलिए ये जो होता है इसका अटैक होता है बहुत फास्ट होता है। जैसे कार्बोकेटाइन बनता है तुरंत वो जो हो जाता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमको प्रोडक्ट बनता है CH3HC2H5 और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग जाता है जो कि हमारा प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में जैसे हम यहाँ पे देखे हैं, इस स्टेप में जो होता है फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट जो बनता है वहाँ पे जो होता है लिविंग ग्रुप निकलता है और दूसरे में जो होता है न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका प्रोडक्ट की एनर्जी की बात करें, जो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है यहाँ आएगी और रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे आएगी। मान लीजिए प्रोडक्ट की एनर्जी की EP लिखते हैं और रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है इनको ER लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है, रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है प्रोडक्ट की एनर्जी। तो या ये बोल सकते हैं डेल्टा H जो होता है EP, क्योंकि जो प्रोडक्ट की एनर्जी वो ज़्यादा है मीन्स वो पॉजिटिव में होगा, और जो और रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है नेगेटिव में होती है, ER हो जाएगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखे हैं EP इज ग्रेटर देन ER, मतलब जो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है। मीन्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो उसकी जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो इसकी इंथैल्पी आएगी, इस रिएक्शन की इंथैल्पी किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। अगर इंथैल्पी पॉजिटिव होती है तो इसका मीन्स होता है रिएक्शन जो हमारा है इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक रिएक्शन है मीन्स हमको एनर्जी देनी पड़ेगी प्रोडक्ट बनाने के लिए। इससे जो रिएक्टेंट की जो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि एनर्जी हमको सिस्टम को देना पड़ता है, इसलिए जो एक्टिवेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा होती है, इसलिए हमको उसको एनर्जी बाहर से देना पड़ता है। तो ये हम बात किए हैं SN1 रिएक्शन में एनर्जी प्रोफाइल की, जिसमें 2 हम्प बनते हैं। फर्स्ट हम्प में जो होता है वो डिसोसिएशन ऑफ लिविंग ग्रुप, और सेकेंड हम्प में जो होता है वो लिविंग ग्रुप कार्बोकेटाइन से अटैच्ड होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा है SN1 रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल को। और फर्दर हम लोग देखते हैं कि कुछ सबस्ट्रेट के बारे में देखते हैं SN1 रिएक्शन में। सबस्ट्रेट की जो रिएक्टिविटी है उसमें अगर हम लोग कंपेयर करें, जैसे हम कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ लिख देते हैं और उसको हम फिर SN1 रिएक्शन के लिए कंपेयर अगर करते हैं तो CH3O CH2 Cl B CH3 NH CH2 Cl C हो जाएगा
बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा, डी जो हो जाएगा लीविंग ग्रुप हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। इन चारों को अगर हम लोग कंपेयर किया जाए तो अगर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम चारों का इंटरमीडिएट जो बनता है SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन उसको बनाया जाएगा। अगर यहाँ पे देखो Cl बाहर निकलेगा तो बन जाएगा CH3O CH2 कार्बोकेटायन, यहाँ पे बन जाएगा CH3 NH CH2 कार्बोकेटायन, यहाँ पे बनेगा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, यहाँ पे बनेगा एक स्पेशल टाइप का ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, ये इस मॉलिक्यूल में जो होता है डांसिंग रेजोनेंस पाया जाता है, डांसिंग रेजोनेंस। और ये जो कार्बोकेटायन होता है हाईली स्टेबल होता है। तो अगर स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखा जाए अगर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा वह डी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो होता है डांसिंग रेजोनेंस पाया जाता है, इसलिए ये जो होता है हाईली स्टेबल होता है। और सेकंड नंबर पे हमको 3 बचा, बी, ए, बी और सी। ए, बी, सी में देखा जाए तो अगर ए और सी का कंपेयर किया जाए, ए और सी का अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो होता है जो फिनाइल रिंग होती है समहाउ ये कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करता है सिस्टम से, इसलिए ये उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा जितना कि ए स्टेबल होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है अपना लोन पेयर दे देता है, तो इसलिए बी और सी में देखो तो ए ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू सी से। और फर्दर अगर कंपेयर ए और सी का की, ए और बी ऑलमोस्ट एक प्रकार के हैं, बस यहाँ पे अंतर जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन से कम होती है, तो नाइट्रोजन जो होगा मोर इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है इन कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ए और बी में कंपेयर करेंगे तो नाइट्रोजन जो होगा इस कार्बोकेटायन को इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि ऑक्सीजन उतना इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो अगर इन ए बी सी में देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, फिर उसके बाद ए हो जाएगा और सबसे कम स्टेबल जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगर इस स्टेबिलिटी को देखते हुए SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए, अगर ऑर्डर देखेंगे तो जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही हमारा क्या हो जाएगा, SN1 रिएक्शन के स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर हो जाएगा, डी, बी, ए और सी। तो इस रिएक्शन जैसे हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कवर किए हैं, कुछ चीज़ें छूट रही हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर किया जाएगा। इस रिएक्शन में, जैसे इस रिएक्शन में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे एलिफेटिक कंपाउंड्स में, तो उसमें हम लोगों ने तीन रिएक्शन देखा, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन और SNI रिएक्शन। यहाँ पे कम्प्लीटली हम लोग SN1 रिएक्शन में ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर किया गया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग SN2 रिएक्शन और SNI रिएक्शन को कवर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।